हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो बता दें कि देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं कि हरिद्वार राजमार्ग का सीएम ने निरीक्षण किया है और हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों का भी सीएम निरीक्षण करेंगे। तो सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली कि कब तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस साल तक 31 जनवरी तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। दरअसल लाल टप्पड़ फ्लाईओवर देहरादून हरिद्वार के हाईवे पर स्थित है और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद देहरादून हरिद्वार की दूरी और कम हो जाएगी, लोगों को बेहद सहूलियत मिलेगी। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि लाल टप्पड़ इलाका एक तरह का एलिफेंट कॉरिडोर भी है, क्योंकि अक्सर जब फ्लाईओवर नहीं था तो इस रास्ते सुबह और शाम एलिफेंट का मूवमेंट रहा करता है और जिससे न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि इंसानों की भी जान को खतरा रहा करता था। अब ऐसे में लाल टप्पड़ फ्लाईओवर बनने से वन्य जीवों के लिए रास्ता भी सुरक्षित हो जाएगा और आने जाने वाले वाहनों के लिए भी सुरक्षित रहेगा। तो लोगों को बेहद सहूलियत मिलेगी और बताया जा रहा है कि जल्द ही इस फ्लाईओवर का काम भी पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और संवाददाता शोभित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शोभित, कितना लोगों को फायदा होगा इस फ्लाईओवर के बनने से और कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से कुंभ के कार्य चल रहे हैं और लगातार जो पुल के निर्माण कार्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देशों में ये कहा है कि जल्द से जल्द ये सारे कार्य पूरे हो जाने चाहिए। साथ ही हरिद्वार में जितने फ्लाईओवर थे लगभग 90% फ्लाईओवर सारे पूरे हो चुके हैं। अभी 2 फ्लाईओवर हैं जिनमें मुख्यमंत्री ने ये भी बताया था और अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जो बचे हुए फ्लाईओवर हैं वो जनवरी लास्ट तक पूरे हो जाए। तो कहीं ना कहीं कार्य तो बहुत तेजी से चल रहे हैं। उत्तराखंड टीएसआर सरकार जो है लगातार जिस तरह से कार्य कर रही है। हरिद्वार में कुंभ मेला है और कुंभ का आगाज तो मकर संक्रांति के दिन हो गया था और जिस तरह से लगातार कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और लगातार कार्य होते जा रहे हैं। जी। और अगर देखें तो कुंभ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर यातायात को लेकर भी सुचारू करने को लेकर तो काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरा ये बताया जा रहा है कि पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री दौरे पर हैं, आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है इस तरीके के ये दौरे इसलिए किए जा रहे हैं और इस तरीके के ये फ्लाईओवर की जो शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, उद्घाटन भी हो चुका है, जल्दी काम पूरा हो जाएगा, सहूलियत लोगों को मिलने वाली है। कुंभ में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए कितनी सहूलियत होने वाली है इससे? देखिए, कुंभ के श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो काफी मात्रा में संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से कार्य हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर कुंभ जो इस बार मात दे देगा और कुंभ में लगातार जिस तरह से भीड़ के देखने की उम्मीद जताई जा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार में कार्य हो रहे हैं और कुंभ मेला के जो स्थल है, कुंभ स्थल है जहाँ पर कुंभ मेला भरा जाएगा और जहाँ पर उनके जो सन्यासियों के कैंप वगैरह लगेंगे, तो उसको देखते हुए तो इस तरह से आगाज हो रहा है और इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि कुंभ मेले में कहीं ना कहीं संख्या जो है लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगी। बाकी क्योंकि लगातार जिस तरह से कार्य हो रहे हैं और हरिद्वार को जिस तरह से बनाया जा रहा है और हरिद्वार को जिस तरह से जिसमें ठीक है जी ठीक है शोभित, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरिद्वार से ये खबर है, सीएम त्रिवेंद्र ने कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कुंभ को लेकर, क्योंकि कुंभ का यहाँ पर तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है उसका निरीक्षण किया गया। अपूर्ण जो कि काम पूरे नहीं हुए हैं, जल्द से जल्द उन काम को पूरा करने के निर्देश दिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने और साथ ही ये हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी इन कामों को निपटा लिया जाए जो भी काम अधूरे रह गए हैं। और सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मेलाधिकारी भी मौजूद रहे, ये बताया जा रहा है। तो सीएम ने निरीक्षण किया है कार्यों का। कुंभ मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विधायक आदेश चौहान और डीएम भी इस दौरान मौजूद रहे, एसएसपी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है मेले के कार्यों का और शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया है, तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। कितना काम पूरा हो चुका है अभी तक?
देखिए हरिद्वार में अगर फ्लाईओवर और कुंभ कार्यों की अगर बात की जाए तो लगभग 95% काम जो है हरिद्वार में कुंभ मेले का पूरा हो चुका है। लगभग 5% काम जो है उस पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दिन रात लगकर लगातार ये काम को जल्द से जल्द पूरा कराएं। तो अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि 31 जनवरी तक जो है ये हरिद्वार के जितने भी कुंभ मेले के कार्य हैं उनको लगभग पूरा कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुंभ मेले की कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी से जिलों में प्रवास करेंगे और पहले उनका ये कार्यक्रम 28 दिसंबर से प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की वजह से इन काम में विलंब हुआ है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के कारण विकास कार्य में जो देरी हुई है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले महीने उत्तराखंड प्रवास के दौरान सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रवास के निर्देश दिए थे। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 28 दिसंबर से जिलों में प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन इसी बीच वो कोरोना की चपेट में आ गए थे। सारे कार्यक्रम उनके रद्द किए गए थे और इसी के चलते 26 दिसंबर को प्रस्तावित बीजेपी की प्रांतीय कोर कमेटी की भी बैठक टल गई थी। तो तमाम उनके जो कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कोरोना की चपेट में आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष हैं तो 26 जनवरी तक गढ़वाल दौरे पर रहेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। तमाम स्थानों पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे विधानसभा अध्यक्ष और ध्वजारोहण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करेंगे। और गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र की तैयारियों की जानकारी भी प्रेमचंद अग्रवाल लेंगे। तो तमाम स्थानों पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल और दौरा वो कर रहे हैं, निरीक्षण वो कर रहे हैं, ध्वजारोहण कार्यों की व्यवस्थाओं का, उनके कार्यक्रम का सब निरीक्षण कर रहे हैं। और ये बता दें कि गैरसैंण में इस साल होने वाले बजट सत्र की तैयारियों की भी विधानसभा अध्यक्ष जानकारी लेंगे। तो तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे गैरसैंण दौरे पर, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हैं। मेरे को नहीं हुई भाई साहब, उल्टी खाली बोल रही है। और संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अंकित, विधानसभा अध्यक्ष का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अच्छा ठीक है। देखिए दीपिका, 26 तारीख को गैरसैंण की बराइचसैंण विधानसभा में जो 26 जनवरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इन सब चीजों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल गैरसैंण के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस बीच उनका जो दौरा रहेगा वहां पर वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, जन समस्याओं को भी सुनेंगे। और इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष ने हमें बताया है उसके मुताबिक 26 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वहां पर जो क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधि हैं या जो मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी वहां पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। और सुबह करीबन 10 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी संबंध में विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बराइचसैंण के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसके अलावा चूंकि सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि जो बजट सत्र होगा वो भी गैरसैंण में किया जाएगा, तो उन सब व्यवस्थाओं को देखने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष अपने गढ़वाल जो भ्रमण है उनका वो शुरू हो चुका है। और अभी इसमें पूरी जो अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, इन सब चीजों पर चर्चा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे पास, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे को नहीं हुई भाई। और खबर देहरादून से है, जहां बालिका दिवस पर आज बाल विधानसभा का आयोजन होगा और दोपहर 12 बजे बाल विधानसभा का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी और सृष्टि गोस्वामी तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगी और तमाम विभागों के अधिकारी 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन सृष्टि गोस्वामी के सामने देंगे। तो रुड़की के BSM PG कॉलेज की छात्रा हैं सृष्टि गोस्वामी, जो कि एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो सृष्टि गोस्वामी तमाम विकास कार्यों की, तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगी। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सृष्टि गोस्वामी हैं, जो कि एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। और अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, आज का जो आयोजन किया जा रहा है उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बाल विकास विभाग की तरफ से जो बच्चों के विकास को लेकर के, उनके बौद्धिक विकास को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
और इसमें एक दिन की जो मुख्यमंत्री हैं वो सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया है। इसका पूरा उद्देश्य यही है कि बच्चों में किस तरीके से उनका बौद्धिक विकास हो और किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जो विशेषकर जो महिला वर्ग हैं उनका विकास हो। तो इसके उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोपहर 12 से 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो यानी कि 4 घंटे तक की मुख्यमंत्री जो है सृष्टि गोस्वामी बनेंगी। और इस बीच जो ऐसी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पूरा जो सरकार का ढांचा होता है, किस तरीके से सरकार कामकाज करते हैं, इन सभी व्यवस्थाओं को वहां पर किया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, पेयजल विभाग के अधिकारी हैं, इसके अलावा सिंचाई विभाग से जो तमाम अधिकारी हैं वो भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसको बतौर एक मुख्यमंत्री के रूप में सृष्टि गोस्वामी देखेंगी। उसके बारे में अगर कोई खामियां नजर आती है तो वो खामियां भी बताएंगी। तो कुल मिलाकर के एक बाल विकास विभाग की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है और जो व्यवस्थाएं किस तरीके से राज्य स्तर पर संचालित की जाती है उन सभी चीजों का जायजा विद्यार्थी ले सके। तो ये कार्यक्रम आपसे थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जी ठीक है अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दून में कार्यक्रम किया जा रहा है। IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम होगा। तो बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में रेखा आर्य मौजूद रहेंगी और मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो आज बालिका दिवस के दौरान कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई कार्यक्रम आयोजन उनका किया जा रहा है और मेधावी छात्र छात्राओं को इस दौरान इनाम दिए जाएंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में बताया जा रहा है कि रेखा आर्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो ये कार्यक्रम तमाम प्रस्तावित हैं और मेधावी छात्राओं को खास तौर पर सम्मानित किया जाएगा और स्मार्टफोन उन्हें वितरित किया जाएंगे। संवाददाता अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, आज बालिका दिवस के रूप में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। रेखा आर्य इस दौरान मौजूद रहेंगी? बिल्कुल, देखिए दीपिका, देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून के जो IRDT ऑडिटोरियम है सर्वे चौक में, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य उपस्थित रहेंगे। इसके जो अध्यक्षता है वो बीजेपी के विधायक हैं राजपुर रोड से खजानदास, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर सुनील उनियाल कामा इस कार्यक्रम में उपस्थित करेंगे। थोड़ी देर में मंत्री रेखा आर्य इस कार्यक्रम में पहुंचने जा रही है। इस कार्यक्रम में जो मेधावी जो छात्राएं हैं उनको जो स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे ताकि जो छात्राएं हैं वो और भी ज्यादा जो हाईटेक हो सके, जो इंटरनेट के माध्यम से और भी जानकारी एकत्रित कर सके। तो जो साल 2020 के जो विद्यार्थी रहे हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, उन सभी छात्राओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सबसे थोड़ी देर में मंत्री रेखा आर्य इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम की शुभारंभ किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बालिका दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी संगठन ने अब अपने सभी प्रवक्ताओं को भी जिलों में प्रवास करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड बीजेपी के सभी प्रवक्ता अब अपने अपने जिलों में प्रवास करेंगे और मीडिया टीम को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता अपनी टीम मीडिया को मंडल स्तर तक सक्रिय करेंगे और सोशल मीडिया टीम को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और संगठन महामंत्री अजय कुमार के निर्देश पर प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है और हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। अब पार्टी ने हमें निर्देशित किया है कि हमें विभिन्न अपने जिलों में जाकर वहां पर भी अपने मीडिया की टीम को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाना है और बूथ स्तर तक की हमारी जो मीडिया की संरचना है उसको प्रभावी रूप से धरती पर लाना है।
और देखिए बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों से घिर गए हैं। दरअसल अब विधायक के मुनीम ने ही विधायक पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर मुनीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसको लेकर विपक्ष ने भी विधायक पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसोनी ने विधायक चैंपियन और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चैंपियन का विवादों के साथ पुराना नाता है और राज्य सरकार हमेशा अपने विधायक को बचाती रही है। अब नए मामले में विधायक का मुनीम और उसका परिवार पिछले 15 दिनों से लापता है, लेकिन अभी तक विधायक की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वायरल वीडियो में मुनीम विधायक पर डरा धमकाकर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा है। राज्य सरकार को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई विवादों में और या कहें कि अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। विवादों के पर्यायवाची के रूप में प्रणव सिंह जाने जाते हैं। अगर विवाद ना हो उनके नाम के साथ तो कुछ अजीब सा अटपटा सा लगता है। जिस दल ने उनको आत्मसात कर रखा है, आलिंगनबद्ध कर रहा है, आज वही दल उनके बचाव में खड़ा हुआ दिखता है। सत्तारूढ़ दल जब अपने ऐसे विवादास्पद विधायक को बचाने की कोशिश करेगा, मुनीम पिछले 15 दिन से गायब चल रहे हैं, पूरा परिवार लापता चल रहा है, विधायक ने कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और अब मुनीम का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो डराए जाने की, धमकाए जाने की बात कर रहे हैं विधायक के द्वारा और सारी अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के जब्त किए जाने की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये मामले की संजीदगी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द पुलिस को इसका नोटिस लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब उत्तराखंड में भी किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन कूच किया। उत्तराखंड के किसान ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली रवाना भी हो रहे हैं। देहरादून में भी शुरू हुए किसानों के विरोध को सत्ताधारी दल बीजेपी राजनीति से प्रेरित करार दे रही है और किसानों के विरोध को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी विरोधी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। टिहरी वानिकी महाविद्यालय उपनल कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर महाविद्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक महाविद्यालय प्रशासन और सरकार उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उनके मुख्य मांग की अगर बात की जाए तो 3 माह से वेतन न मिलने की है और साथ ही समान वेतन समान काम, जो कि हाईकोर्ट का भी आदेश है, उसका सरकार पालन करे। और कर्मचारियों ने प्रदेश और कृषि मंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, हाथ खड़े करके। उपनल महासंघ जिंदाबाद, उपनल महासंघ जिंदाबाद। और खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े पर ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड में 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 122 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 95,000 के पार पहुंच चुकी है। तो राज्य में अब तक 95,586 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और राज्य में 24 घंटे में 212 कोरोना मरीज हालांकि ठीक हो गए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक 90,942 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो 95% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 1,701 एक्टिव केस मौजूद हैं। राज्य में आज कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, ये एक अच्छी खबर है। अब तक 1,629 संक्रमित मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है क्योंकि 24 घंटे में 122 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और हालांकि ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे बेहद चिंता का विषय था, लेकिन अब ये आंकड़ा लगातार घटता ही जा रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं।
लक्सर के एक तालाब में अचानक एक जलमुर्गी और बाकी मछलियां मर जाने से हड़कंप मच गया है। तालाब पट्टा मालिक द्वारा सूचना दिए जाने पर एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया और मत्स्य विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आकर मृत मछलियों के सैंपल लिए। हालांकि पट्टा मालिक का कहना है कि तालाब में गंदे पानी की निकासी हो जाने से मछलियों की मौत हुई है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि बर्ड फ्लू जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क है, चौकन्ना है। फिलहाल मछलियों के सैंपल ले लिए गए हैं, सैंपल भेजे गए हैं, जांच रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। 90-58-592 और खबर जोशीमठ से है। बद्रीनाथ धाम में स्थित शेष नेत्र झील में पारा इस कदर लुढ़क गया है कि पानी से भरी हुई झील कांच की माफिक जम गई है। झील के जमने से बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम में रह रहे सैन्य जवानों की ही मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आपको ये बता दें कि भगवान बद्री विशाल के कपाट अपनी शीतकालीन अवधि में बंद हैं और इसीलिए मंदिर की सुरक्षा में कई सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। जिन सुरक्षा कर्मियों को रोज कड़कड़ाती सर्दी से रूबरू होना पड़ रहा है और सर्दी ऐसी कि खून भी जम जाए, तो सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में स्थित शेष नेत्र झील, यहाँ पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। तो नेत्र झील में पारा लुढ़क गया है, बर्फ की तरह झील जम चुकी है। तो जिस झील में पानी नजर आता था और वो पानी आज जम चुका है, तो सर्दी का सितम कुछ इस कदर नजर आ रहा है। और खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने 2 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की है। देहरादून और हरिद्वार के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जाहिर की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो देहरादून और हरिद्वार में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, और प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश यानी कि हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो मौसम विभाग ने इसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि देहरादून हरिद्वार में हल्की बारिश हो सकती है और कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। 23 तारीख से आप देखेंगे कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ के मौसम को प्रभावित करेगा। तो आप देखेंगे कि 23 तारीख शाम रात से जो है हल्की मध्यम बारिश जो है गढ़वाल रीजन के अनेक क्षेत्रों में, और कुमाऊं रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ या बागेश्वर, अल्मोड़ा, उनमें कुछ जगहों में हल्की एक्टिविटी वहाँ पर भी होगी। तो 23 तारीख से मौसम बदलेगा और फिर 24 को अगर बात करें तो 24 में हालांकि एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों में फिर भी जो है हल्की जो एक्टिविटी है वो 24 तारीख को भी रहेगी। काशीपुर में अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों के प्रति वन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है और वन विभाग दिन भर आरा मशीनों पर अपना कानूनी डंडा चला रहा है। वन विभाग के जरिए अचानक की गई इस कार्रवाई से अवैध रूप से आरा मशीन चला रहे कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल काशीपुर में लंबे समय से अवैध रूप से आरा मशीनें संचालित थी और काशीपुर में स्थित वन विभाग कार्यालय में तैनात अधिकारी इसको नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार रामनगर स्थित डीएफओ कार्यालय को लगातार मिल रही थी। जिसके बाद प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर के जरिए वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर को दिए गए सख्त निर्देश के बाद आनन फानन में वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर के जरिए वन विभाग के एसडीओ जसपुर के साथ मिलकर काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई की गई और वन विभाग की इस कार्रवाई में वन विभाग के 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान टीम के जरिए काशीपुर में स्थानों पर संचालित 5 आरा मशीनों को सीज भी किया गया। और चले इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन एक जानकारी आपको दे देते हैं कि खबरों को और भी ज्यादा पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट जरूर करें। नमस्कार।